बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियों पर। हम बात करेंगे कि जो ताजिर है पाकिस्तान का वो क्या सोच रहा है, जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या सोच रहा है इस बढ़ती हुई महंगाई पर, उसका क्या मौक़िफ़ है। हम कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी हम बात करें, हम उनसे पूछें कि ये मुल्क किस सिमत जा रहा है, किस सिमत मईशत जा रही है। हुकूमत जो इक़दामात कर रही है, क्या वो काफ़ी हैं? आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब भी रिहा हो गए, लेकिन रिहाई के बाद फिर उन्होंने दबंग अंदाज में गुफ्तगू की, फिर इदारों पर उनकी ललकार थी। तो पीटीआई असेंबलियों से तो बाहर आ गई, लेकिन अब क्या फिर सड़कों की सियासत होगी? इस पे भी हम बात करेंगे। फिर अब बात करेंगे कि हुकूमत किस तरह ये जो दहशतगर्दी के हालिया बढ़ते वाक़यात हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या पॉलिसी मुरतब करेगी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसरार अब्बासी साहब ने। इसरार साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में, आप सुन सकते हैं? क्या आप सुन सकते हैं इसरार अब्बासी साहब? मुमकिन है उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया हो। प्रोड्यूसर साहब कोशिश करेंगे कि हमारा राब्ता उनसे फिर से बहाल हो सके, ताकि हम उनसे जान सकें कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। क्या बैकडोर रवाबित पाकिस्तान की सियासत पे कुछ नए नहीं है? क्या अभी रवाबित कायम किए जा रहे हैं ताकि हम जल्द से जल्द इलेक्शन की तरफ जाएं? 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इलेक्शन होंगे या कि आईनी अमेंडमेंट्स आएंगी और इलेक्शन आगे जाएंगे? हालिया जो मुआशी सूरत हाल है, जो इस वक्त बिगड़ती सूरत हाल अगर इसको कहें तो कोई बात नहीं होगी, क्योंकि डॉलर की जो उड़ान है वो रुक नहीं रही। डॉलर उड़ता ही जा रहा है और पाकिस्तानी जो रुपया है वो गिरता ही जा रहा है। कैसे इसको हमने रोकना है? हमने जब पड़ोस पे हम जब नज़र डालते हैं तो भारत से लेके बांग्लादेश, बांग्लादेश से लेके अफगानिस्तान, वहाँ पर पेट्रोल प्राइसेस कम हैं। तो हमारे पास पेट्रोल डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और आईएमएफ की जो भारी शराइत हैं, चिमागोइयाँ हैं कि जो 300 यूनिट्स बिजली पर जो सब्सिडी थी अब वो भी ख़त्म की जा रही है। अब वो 100 यूनिट तक की बात की जा रही है। आईएमएफ नहीं मान रहा। तो क्या वाहिद हल आईएमएफ ही है या कि हुकूमत के पास कोई अल्टरनेट और भी इंतज़ाम हैं या कि और कोई फार्मूला है? किस तरह हमने ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इस वक्त मुल्क में, इनसे कैसे हमने निकलना है? हमने आम आदमी को कैसे रोज़गार देना है? हमने आम आदमी को कैसे घर देना है? इन तमाम उमूर पर हमारी कोशिश है कि हम बात करें। प्रोड्यूसर साहब, अगर हमारा राब्ता बहाल हो गया है तो हम इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसरार अब्बासी साहब ने। अब्बासी साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया सर। भाई साहब, पहले तो मुबारक हो आपको, फवाद चौधरी साहब बाहर आ गए, लेकिन फिर से लबो लहजा भी वही, इदारों पर ललकार भी वही, ऐसा ही है? देखिए, मुबारक तो आपको इस चीज की देनी चाहिए कि एक बंदा हक और सच की बात कर रहा है और उसकी बात को शुक्र है किसी ने तस्लीम तो किया। तो उसके खिलाफ जो केसेस थे वो बिल्कुल खालिसन बदनीयत पर मबनी थे। और जब मुआशरे के अंदर अदालतें अपना सही काम करें तो बहुत सी चीजों की जो है वो तस्हीह हो सकती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें इदारों के साथ साथ अदालतों के ऊपर भी एतमाद करना छोड़ दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि एक मजबूत जुडिशरी, जो कि हमने जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी तो उसका बुनियादी मकसद ही इंसाफ था। तो हर किस्म के मसाइल का हल जो है, क्योंकि जो कमजोर आदमी है उसको ताकतवर से ताकत कौन देता है? बहुत खूबसूरत, सॉरी फॉर इंटरप्ट, बहुत खूबसूरत बात आप कर रहे हैं। तो 124 से आप लोगों ने भी खत्म नहीं किया था, आज आप लोगों पर इंप्लीमेंट हो रहा है। नहीं, अगर हमने खत्म नहीं किया था तो हमने किसी के ऊपर उसका बेजा इस्तेमाल अगर किया हो तो आप हमारे 3.5 साल दौर में बता दीजिए कि हमने किसी को इस तरह का पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया हो, किसी की तहरीर और तकरीर के ऊपर उसको उठा के बंद कर दिया गया हो और उसको इस तरह का इलीगल टॉर्चर किया गया हो जिस तरह का पीटीआई के रहनुमाओं पे किया गया। तो देखिए, तारीख रकम हो रही है, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपके प्रोग्राम में मैं बारहा कह चुका हूँ, आपसे एक शर्त भी मैं जीत चुका हूँ जब आपने कहा था कि आप असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे।
और मैंने कहा था कि हम असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे। और उस वक्त की हुकूमती इत्तेहाद के साथी जो मेरे साथ बैठते थे वो ये बात करते थे कि अगर ये कर दे तो हम फौरन इलेक्शन में चले जाएंगे। आज वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन, देखिए, इस मुल्क का हल अब सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दें। इससे भागने के जितने तरीके आप आजमाएंगे उसके चक्कर में गरीब आवाम पिसेगी। आपकी फ्यूल प्राइसेस मजीद महंगी होने जा रही हैं। आप IMF के साथ जो मुआहदा कर रहे हैं उस मुआहदे की सूरत में भी आपको वेंटिलेटर पे 2 से 3 माह की जिंदगी मिलेगी, और उस 2-3 माह की जिंदगी में आप गरीब आदमी का जो है सांस बंद कर देंगे। तो मैं तमाम इदारों से कहता हूं, अपनी डोमेन में रहकर, इस मुल्क की अगर बका चाहते हैं, इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, इस मुल्क की आवाम की बेहतरी चाहते हैं, लेट द पीपल डिसाइड। और वो जिसको मैंडेट दें, फिर वो आदमी दुनिया के सामने खड़ा होकर बात करे पाकिस्तान का माशी मसला हल करने की, और फिर इस मुल्क की सर्वाइवल है। अदरवाइज जितनी आप मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करेंगे आप मजीद बड़े में जाएंगे। आप लोगों ने तो अपना वादा पूरा कर दिया, आपने सूबाई असेंबलियां तहलील कर दी, आपको 90 दिन बाद इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप आगे की प्रोडक्ट, जैसे आपने पहले कहा कि आपसे मैंने शर्त जीती है, तो रियली अप्रिशिएट कि आपने कहा था और वो वादा वफा हो गया। तो या आईनी अमेंडमेंट आएगी, ये इलेक्शन 24 तक जाएंगे या कि अक्टूबर में हो जाएंगे? मैं आपके सवाल से पहले ही इसका जवाब दे चुका हूं कि जो भी आप नेक्स्ट शिफ्ट अरेंजमेंट करने की कोशिश करोगे, इलेक्शन को डिले करने की कोशिश करोगे, आप ये कोशिश करोगे कि किसी तरीके से इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाए, और उस माफिया को, जिस माफिया के खिलाफ एक अकेला शख्स लड़ रहा है, आप किसी तरीके से उसको प्रेशराइज कर लोगे, किसी तरीके से काबू कर लोगे, किसी इलीगल वे से नॉकआउट कर लोगे। नहीं तो आप लोगों की भी तो सर, खान साहब की पॉलिसी भी तो वाज़ेह नहीं है ना। वो कभी कहते हैं बाजवा मेरा बड़ा, उसने मुझे नुकसान दिया, कभी अमेरिका ने नुकसान दिया, कभी मोहसिन नकवी ने, तो फिर आसिफ अली जरदारी जान के दुश्मन हो गए। आपने तो सर सब पर ही इल्जाम लगाए हुए हैं। ये इल्जाम अगर आप देखें तो कड़ियां कहां से मिलती हैं? अब इस सारी चेन की कड़ियां आप मिलाएंगे तो एक मजबूत चेन बनेगी। अमेरिका ने खुद आके यहां पर इंटरवीन नहीं किया, उसने अपने आलाकारों के जरिए इंटरवीन करवाया। जिन कैरेक्टर्स के नाम आपने लिए हैं वो सारे कैरेक्टर्स का इंटरलिंक आपको भी पता है, और सोशल मीडिया पे जबान सदेआम है कि ये सब आपस में एक है। और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कमीशन और दूसरे इदारे मिलकर अगर एक शख्स का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि वो इनके सामने सरेंडर नहीं कर रहा, वो अवाम की बात कर रहा है, वो अवाम की ताकत की बात कर रहा है, वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है, बिल्कुल बात कर रहा है, और रियली अप्रिशिएट, बात करनी चाहिए, लेकिन अमल नहीं कर पाए आप लोग, पौने 4 सालों में डिलीवर नहीं कर पाए। इसको भी तो तस्लीम करें ना इसरार अब्बासी साहब। सर डिलीवर कैसे नहीं कर पाए? अगर एक 2 साल की, 2.5 साल की कोविड की पॉलिसी जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया, एक ऐसी गवर्नमेंट जो बिल्कुल तबाही के बहाने पे आपको मिली थी, आपके पास खजाना खाली था, आप इंटरनेशनली आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार थे, कैटेव की आप ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने वाले थे, उसके अंदर अगर आपने अपनी माशी इस्तेहकाम दिया, कैटेव की ग्रे लिस्ट से बाहर निकले, आलमी तन्हाई से दूरी हुई, आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुए, आपकी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई, आपकी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई, इससे बड़ी क्या डिलीवरेंस चाहते हैं आप अवाम से? और अगर इमरान खान डिलीवर नहीं कर सका 3.5 साल में, तो जो कुछ वो छोड़ के गया था, ये 9 माह में कम से कम उसको सस्टेन कर लेते, ना कि 4 गुना बढ़ा देते। ठीक है। तो आपको याद होगा उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब, वो भी याद होगा आपको कि आप पे ये भी उस वक्त की ऑपोजिशन तनकीद कर रही थी कि वो तो आपके शाना बशाना है, पैरों पे पैर रख के चलाते हैं। जनरल बाजवा साहब भी आपके साथ चलते हैं। फिर ये क्या हुआ कि सारे ही आपके मुखालिफ, सारे ही इमरान खान के ओपोनेंट आ गए, कोई एक तो छोड़ दे। सर राजेश भाई मेरी बात सुनिए, आपने ये सवाल किया कि इतनी सारे हमें सपोर्ट कर रहे थे,
हमने किसी की सपोर्ट नहीं थी। देखिए, जो हमारी ऑपोजिशन थी उस जमाने में, जो आज मौजूदा पीडीएम की शक्ल में इस अवाम पर मुसल्लत है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, ये क्या कहती थी कि इमरान खान एक सिलेक्टेड आदमी है, ऐसा ही कहते थे। तो वो सिलेक्टेड आदमी जब निकल के अवाम में आया तो अवाम ने उसको भरपूर रिस्पॉन्ड किया। अगर वो सिलेक्टेड होता तो क्या पब्लिक उसके लिए निकलती? क्या इमरान खान की पॉलिसीज गलत होती तो पब्लिक उसके लिए निकलती? पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं गुजरी कि जब वो निकल गई हो और अवाम उसके हाथ में बाहर आए, उल्टा अवाम ने उनके लिए मिठाइयां बांटी। आप तारीख उठा के देख लीजिए ना। आप ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान ने 3.5 पौने 4 साल में डिलीवर नहीं किया तो फिर क्यों अवाम उसके पीछे खड़ी है? क्या रीजन है इमरान खान के पीछे? कि आपका मीडिया, आपके मीडिया से मुराद आपका चैनल नहीं, आपके वो मीडिया चैनल जो 3 रुपए की पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने पर जो है आसमान सर पे उठा रहे थे, आज 35, 40 और अभी जो समरी मूव हुई है उसमें तो तकरीबन 309 रुपए पे और 294 पे आपका पेट्रोल जा रहा है। आपका वो डॉलर जब 178 पे गया तो सारे साथियों ने आसमान सर पे उठा लिया और आज 300 रुपए के करीब जा रहा है और सबको खामोशी सधी हुई है। तो ये सारे फैक्टर्स ये हैं कि इंडिकेटर्स हैं कि एक बंदा सही काम कर रहा था और वो मुल्क जो आज से 9 माह पहले एक ऊपर की तरफ जा रहा था उसी से दुगनी स्पीड के साथ उस जमीन की तरफ जा रहा है। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? आपने तमाम मीडिया हाउसेस की बात की और बिल्कुल आपने सही कहा। शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट भी सामने है कि 3 रुपए पे वो कह रहे थे कि खुदकुश धमाका हो गया आवाम पर। हम हुकूमत को भी ये कह रहे हैं कि आपने आवाम में सफे मातम बिछा दिया है। आपने ये जो इस वक्त जो पॉलिसीज ला रहे हैं, जो आईएमएफ के आगे हुकूमत जो घुटने टेक रही है, आप पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है इसरार अब्बासी साहब कि हम हुकूमत पर तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन आपने जो किया उस पर भी हम बात करेंगे। फिर आगे अब क्या करना है? आप भी असेंबली तहलील करके बैठ गए, आपने भी तो अनसर्टेनिटी में इजाफा किया ना। हुकूमत के साथ बैठ जाते, आपने देर की, हुकूमत ने आपको ग्रीन सिग्नल बाबा टाटा कर दिया, बोला नहीं भाई अब जाएं। नहीं जी, हमने कोई, हमारी कंसिस्टेंसी है, हम हर चीज के ऊपर तसलसल में बैठे। हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो आपकी माशी क्राइसिस है, जो आपकी दाखिली क्राइसिस, आप देखें टेररिज्म में इजाफा हो रहा है, इन सारी चीजों को टैकल जो है वो एक नई गवर्नमेंट आएगी जो फ्रेश मैंडेट लेके आएगी, जिसके पास 5 साल का मैंडेट होगा, ना कि आप किसी का बचा कुचा टेन्योर जो है उससे आपसे। ये मुझे ये बताइए, ये सारी पार्टियां पीडीएम की इमरान खान की हुकूमत के अंदर लॉन्ग मार्च करती थी महंगाई के ऊपर। आज उस महंगाई में कई गुना इजाफा हुआ। जो शरह 13% थी वो 33% पे चली गई। इखलाकियात, बहुत अच्छी बात की। इखलाकियात यही कह रही है कि जो महंगाई के लिए धरने निकालते थे, आज उनको अपनी हुकूमत खुद तहलील करके इलेक्शन की तरफ आना चाहिए। बहुत अच्छी। मैं साजिद भाई आपकी बात माजरत के साथ कट टाइम करते हुए, एक तो मेरा गला बहुत खराब है, मुझे बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा। इशू सिर्फ ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें गवर्नमेंट दे दें और हम इसको ठीक कर लें। हम ये कह रहे हैं कि आप फ्री एंड फेयर एक इलेक्शन करवा दें, अल्लाह करे अवाम जिसको इलेक्ट कर दे वो 5 साल का मैंडेट लेके आईएमएफ से बात करे, अपने दोस्त ममालिक से बात करे, या अवाम के लिए कोई एक ऐसी चीज करे कि भाई आपको अगर वक्ती तकलीफ है तो इन द लॉन्ग रन आपको आसानी मुयसर आएगी, तो अवाम उस पर ट्रस्ट करेगी। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको खुद ये यकीन नहीं है कि वो रात को सोएगी और सुबह वो हुकूमत में होगी या नहीं होगी, उससे जब अवाम उसके ऊपर नहीं रिलाय करेंगे, आपके आलमी मालियाती इदारे उस पर रिलाय नहीं करेंगे, आपके दोस्त ममालिक उस पर रिलाय नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब्बासी साहब, लास्ट में मुझे ये भी बताइएगा कि आपको याद होगा खान साहब ने किसी जमाने में कहा था कि तालिबान अपने ऑफिस सवात और गिरदोनवा में खोले, तो खान साहब अब उस कौम से माफी मांगेंगे कि वो स्टेटमेंट किस पैरा में दी थी? टीटीपी की बात कर रहा हूं मैं। देखें, इमरान खान ने जिस वक्त तालिबान की बात की थी वो बात थी अफगानिस्तान के इशू पे, और अल्टीमेटली अमेरिका ने 1/3 से ज्यादा जंग लड़ के भी अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकी थी। तो अल्टीमेटली इमरान खान की उस बात को मानकर नेगोशिएशन करके अमेरिका ने एग्जिट किया अफगानिस्तान से।
हमारे यहाँ प्रॉब्लम डिफरेंट है। हमारे यहाँ आप ये देखिए कि अगर एक गवर्नमेंट हमारी 2 टेन्योर हमारे रहे, उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं था। जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, वो इसलिए नहीं था कि हुकूमत कह रही है आप लोग भत्ते देते थे, आप लोग उनके आगे घुटने टेकते थे, आप लोगों के बड़े अच्छे, उनके साथ कोई डरने वाली कोई पॉलिसी थी, कॉम्प्रोमाइज से आप लोग, ये आप पर इल्जाम लगा रहे हैं अब हुक्मरान। इल्जाम के ऊपर हकायक भी तो होने चाहिए ना। इल्जाम तो इमरान खान के ऊपर ये भी था कि उसने मुल्क की माशी सूरत हाल बर्बाद कर दी, महंगाई का तूफान कर दिया, गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। तो इमरान खान के जाने के बाद वो क्या कर सके? क्या उस चीज को नीचे ला सके? जो दावे करते थे कि हम पेट्रोल प्राइसेस ये कर देंगे, आज आप ये देखिए कि आलमी मंडी की पेट्रोल प्राइसेस क्या है और आप लेवी की सूरत में क्या टैक्सेस। एक इल्जाम लगाना बड़ा आसान काम है, चले असल चीज है आप अमली तौर पे कर क्या रहे हैं। ठीक है, आप अगर इमरान खान की गवर्नमेंट भत्ते दे रही थी, अवाम को रिलीफ था, अवाम पुरसुकून थे, तो आप भी वो पॉलिसी कर लें। आपको किसने रोका है? आपसे तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, आपसे निगोशिएशन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन एक गवर्नमेंट के पास 2 चीजें होती हैं जिसके ऊपर वो गवर्न करती है, एक है मॉरल अथॉरिटी, एक है लॉ की अथॉरिटी। और मॉरल अथॉरिटी तो ये गवर्नमेंट खो चुकी है, क्योंकि जो जिस स्टांस के ऊपर ये आए थे वो स्टांस था कि इमरान खान ने गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया, इतनी महंगाई कर दी है। तो हमने तो चलो इनके बकौल जीना मुश्किल कर दिया था, इन्होंने तो गरीब को मार दिया और मारने के बाद कब्र भी मुझे असर नहीं कर रहा। तो इस सूरत हाल में मॉरल अथॉरिटी से ये पावरलेस है। आप इल्जामात लगाएं, बयानबाजी करें, जो मर्जी करें, ठीक है। अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। तो आप लोग भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज करें, आप लोग इदारों पे तो ललकार ना करें ना इसरार अब्बासी साहब। हम इदारों को क्यों कह रहे हैं? हम उन इदारों को कह रहे हैं कि आपने जो इस मुल्क को तजर्बेगाह बनाया हुआ है, खुदारा मजीद तजर्बात मत कीजिए। ये जो तजर्बा आपने किया है इसका खमियाजा पूरी कौम भुगत। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह आपने नैब में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की और नैब को इस्तेमाल किया, आज वही आप पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? हमने कहां पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की? कहां नैब के केसेस में हमने कोई किसी को विक्टिमाइज किया? देखे, कहने में और करने में बड़ा फर्क है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि हमारे अदवार में 2-4 के अलावा सारे केसेस पुराने थे जो इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे। और हुकूमत जब आई हमारी तो हमने उन पेंडिंग केसेस पे हुकूमती इन्फ्लुएंस खत्म कर दिया, जिसपे ये कहते थे आप हमारे दौर के केसेस निकालें ना, कितने केसेस हमने बनाए। ठीक है, हमने कोई केसेस इस तरह के नहीं बनाए, सारे केसेस जो पुराने पेंडिंग थे, जो इनके अखबार हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ बनाए थे, नून लीग ने पीपल्स। अभी लास्ट इसरार अब्बासी साहब कोई प्रेडिक्ट करके जाएंगे कि अभी आपको क्या नजर आ रहा है, अभी आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं एक लाइन बिल्कुल क्लियर बता दूं। सबसे पहले मेरा मुल्क है पाकिस्तान, फिर उसके बाद मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन है। जो कुछ ये लोग करना चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ, वो इंतहाई खौफनाक है और होलनाक है। और उससे बचने का वाहिद हाल ये है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, लेट द पीपल डिसाइड कि कौम किसके साथ खड़ी है, और कौम जिसके साथ खड़ी होगी वो फिर दुनिया के सामने खड़े होकर बात कर सकेगा। उसके अलावा आप जो भी तरीका आजमाएंगे, आप उसका खमियाजा आम आवाम भुगतेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसरार अब्बासी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कह रहे हैं जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ मुआशी सरगर्मियों पे बात कर लेते हैं कि जो हमारा बिजनेसमैन है वो इस करंट इकोनॉमिकल क्राइसिस को कैसे देख रहा है और इंडस्ट्रियां किस तरफ जा रही हैं। क्या वहां पे भी मायूसी है? इस वक्त में ज्वाइन किया आप जीएम मार्केटिंग एंड सेल्स हैं अली सकलैन, और बड़ी आपकी गहरी नजर है। बहुत शुक्रिया आपका। नुमान इस्लाम साहब, आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपको? जी नुमान, बताइएगा कि BTK 2 लॉन्च हो गया, लेकिन जिस अंदाज से वो आया था
क्या अभी वो अंदाज वही है, या जो चेमा गोइयां हैं कि वो जो बिजनेस डील्स हैं अब उनमें नरमी आ गई है, स्लो हो गया है कारोबार, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, जिस जोश और जज्बे से बहरिया का एक तरीका है, ट्रेडिशनल वो वही तरीके से ही अपनी चीजें लॉन्च करता है और लोग इंटरेस्ट लेते हैं, बिकॉज कंसोर्शियम बहुत बड़ा बन गया है बहरिया का, तो लोग आते हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट होना चाहिए था इस सूरत हाल के अंदर वो है नहीं है। तो लोगों का मेरा ख्याल से इतना कोई खास रिस्पॉन्स नहीं था, जिसकी बाइंग पावर कोई 2-3 चीजों की थी, उसमें एक आधी चीज बस। ठीक है। तो इस तरह का कुछ सिचुएशन, मतलब बाइंग पावर बहुत कम है इस वक्त में। जो पहले के मुकाबले में, मतलब दूसरे में 2 में अवाम की जो बाइंग पावर है वो कम हो गई है, आपका ये कहना है? हाँ जी बिल्कुल। तो उसको कैसे बढ़ाया जाए राणा साहब? कोई ऐसी बहरिया तो बहुत फेमस है अवाम को फैसिलिटेट करने में, तो अब आप अवाम को एंटरटेन करने में क्यों पीछे हो रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, मैं साजिद साहब, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि इट इज नॉट अबाउट एक्चुअली बहरिया, इट्स अबाउट रियल एस्टेट इंडस्ट्री इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली। तो द रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक मेरा ख्याल में ऐसी इंडस्ट्री है जो कि मोर देन 72 इंडस्ट्रीज को चलाती है, तो इम्पैक्ट जो है नीचे तक जाता है। लोअर क्लास का भी चूल्हा जलता है, और फिर डिफरेंट जो 72 इंडस्ट्रीज है उनमें काम करने वाले, उनके मालिकान सब तक ऑब्वियसली एक वो पैसा चैनलाइज होता है। तो उस सूरत में मतलब अगर देखा जाए पाकिस्तान की अगर इस तरह की सिचुएशन है, तो डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो देनी चाहिए मेरा ख्याल है, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए थोड़ी सी जरा कुछ आसानियां पैदा करनी चाहिए, जिससे कि रियल एस्टेट बेसिकली बढ़े पाकिस्तान में, मतलब इधर वैसी ग्रोथ बहुत ड्यू है, डेवलपमेंट बहुत ड्यू है। तो मेरा ख्याल है कुछ इस तरह के इकदाम करने चाहिए। और ये जो सिचुएशन अभी पॉलिटिकली क्रिएट हुई है पाकिस्तान के अंदर, मैं तो इस चीज में कोई इस तरह का पार्ट भी नहीं करूंगा कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस ऑल, बिकॉज दिस इज रियली शेमफुल कि आप बाहर की दुनिया किन चीजों के लिए फाइट कर रही है, और दे आर सीकिंग फॉर मोर ग्रोथ, और हम यहाँ पर जो है अपने इंटरनल मैटर्स के अंदर इतना टकअप हुए हैं कि वो बस उसकी टोपी उसके सर। तो वो मेरा ख्याल है कि ग्रोथ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और एंड सेम गोज टू मेरे पास जो इस चीज का जो हल मेरी नजर में है वो ये है कि बड़ा इजीली आप इसको टेकल कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर रियल एस्टेट से कुछ, मतलब आपका, मैं जहां तक अंडरस्टैंड कर सका हूं, आपका ये कहना है जो मुल्क में पॉलिटिकली अनसर्टिनिटी है उसकी वजह से न सिर्फ नेशनल बल्कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी घबराहट का शिकार है। घबराहट का शिकार है, ये चीज घबराहट के शिकार है। तो पाकिस्तान में तो अभी सिचुएशन ऐसी है, पैसे लोग लेना चाहते हैं, लोग 5-6-7 महीने से पैसे नहीं निकाल रहे हैं, अब वो सबके साइकिल जो अपडेट स्टार्ट हो रहे हैं। आप कब तक बिजनेस नहीं करेंगे और कब तक रोक के रखेंगे, और कब तक लोग इतनी बड़ी बड़ी टीम्स, ऑफिसर्स और इतने एक्सपेंडिचर्स, एक सिंगल मतलब आम जो घर चलाने वाला वेजेस वाला इंसान है, वो अगर महीने में 30-40-50 हजार रुपये कमा रहे हैं, तो उसको टकअप हो गया, काम नहीं मिल रहा उसे, या फिर जो है उस तरह के इकदाम नहीं किए जा रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी और पाकिस्तान के अंदर जो अनसर्टेनिटी और ये एक जो डिप्रेशन की वाइब है, वो थोड़ा सा कुछ जरा तवज्जो काम की तरफ दे ले तो कम हो जाएगी। डिफरेंट नजर आ रही है। बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत शुक्रिया आपका राना नुमान इस्लाम। आपने सही कहा कि मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो जो स्मॉल ट्रेडर से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट और फिर कॉमन मैन सभी परेशान हैं, इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं कि हम हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं डूब ना जाए, और क्योंकि सबको अपने बेनिफिट्स नज़र आते हैं, और जब मुल्क में अनसर्टेनिटी हो तो कोई भी जी शऊर इन्वेस्टमेंट करने से ज़रा घबराता है, वो पहले वेट करता है कि हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फरहान फैसल साहब ने, आप CEO हैं प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के। बहुत शुक्रिया फरहान फैसल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान फैसल साहब, बहरिया टाउन 1 जब आ रहा था मुझे याद है, तो न सिर्फ कराची बल्कि पूरी दुनिया से इन्वेस्टर आ रहे थे
क्या BTK2 में वही पोजीशन है या कि आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट नाकामी की तरफ जा रहा है? नहीं जी, बिल्कुल। बैरियर टाउन जो 1 बना है, बैरियर टाउन 1 ने तो अपना शानदार काम करके दिखाया है और डिलीवर हो गया हुआ है। बहुत सारे क्लाइंट्स, अभी क्योंकि गैप था बीच में इंस्टॉलमेंट्स के लिए, अब BTK2 जो है उसने आके इस गैप को पूरा किया है। अब बहुत क्लाइंट्स का रश है, अच्छा, बुकिंग हो रही है, डे बाय डे इन चीजों को बेहतरी की तरफ आ रही है। कितना आपको क्या लग रहा है कि जो आप लोग टाइम दे रहे हैं इसमें तमाम चीजें डिलीवर हो जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल जी, जिस तरह BTK1 में चीजें डिलीवर हुई हैं, इतनी दुनिया माशाल्लाह रह रही है, इन्वेस्टमेंट की हुई है और हर क्लाइंट का फायदा हुआ है, इसी तरह BTK2 में भी इसी तरह ही होगा इंशाल्लाह। और ये उससे जदीद बैरियर टाउन बनने जा रहा है जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज डिफरेंट मिलेंगी आपको। तो क्या कहेंगे जिस तरह अभी हम आपसे पहले भी एक कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि मुल्क में अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से कुछ काम स्लो है। अगर ये अनसर्टेनिटी सियासी ना हो तो मजीद फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और फॉरेन इन्वेस्टर आके अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे BTK2 में। क्या ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल जी। अभी असल में मुल्क में हमारा बहुत सारा दारोमदार सियासत की तरफ चलता है, तो जब इंशाल्लाह ये मुल्क में सॉलिडारिटी खत्म होगी तो फिर बेहतरी से बेहतरी की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव सोच आपको डिफरेंट करती है। मार्केट में इंशाल्लाह जब पॉजिटिव चीजें होंगी तो ये प्राइस बढ़ेगी और बाहर से लोगों की इन्वेस्टमेंट फिर आएगी। बहुत खूबसूरत हाई राइज बिल्डिंगें भी दिखने को मिलती हैं BTK1 में, 2 में भी ऐसा ही कुछ होगा? बिल्कुल, BTK2 में से तो इससे भी ज्यादा हाई राइज और अच्छी बिल्डिंग जाएंगी, क्योंकि इसकी फ्यूचर प्लानिंग होने जा रही है। ग्राउंड प्लस 50 स्टोरी तो नॉर्मल वहां पे बनेगी जी। अच्छा, मतलब बुलंदोबाद इमारतें बनेगी वहां? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह बिल्कुल दुबई की तरफ से चीजें हैं उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है। अच्छा, लास्ट में एक लास्ट आपसे सवाल है, ये जो आपने कहा कि इंस्टॉलमेंट पहली मर्तबा आपने आसानी की है आम आदमी के लिए, उसमें क्या वो कहते हैं ना कि आवाम का इंटरेस्ट बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको बैरियर 1 की कीमतें प्राइस हाई हो चुकी हुई थी, उनकी कुव्वतें खरीद से बाहर हो चुकी थी चीजें, अब एक चीज की प्राइस बढ़ चुकी हुई है और वो काफी टॉप पे चली गई है। बीच में गैप था लोगों का जो इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे थे, जिनको आगे फ्यूचर में वहां पे प्लॉट चाहिए, घर चाहिए, वो गैप में जो चीजें आई है वो बेहतरी की तरफ आई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फरहान फैसल, आपने BTK2 और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मौजूदा सूरत हाल से हमें आगाह किया। टोटली जो इस वक्त नज़र यही आ रहा है कि ये जो अनसर्टेनिटी है सियासी तौर पर, इसको ख़त्म करना चाहिए, और अगर ये ख़त्म नहीं हो पा रही तो हुकूमत वक्त जिस तरह कह रही है कि हम ग्रैंड डायलॉग करेंगे, तो ग्रैंड डायलॉग को हतमी शक्ल देकर ये जो अनसर्टेनिटी है इसको ख़त्म करें, ताकि जो मायूसी है, जो ताजर मायूस है, वो मायूसी ख़त्म हो, जो महंगाई है उसमें कमी लाई जा सके। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।